नादिर शाह के बारे में बताइए सर कि नादिर शाह कौन था और भारत का इतिहास उनको किस रूप में याद रखता है। वो भारत क्यों आया, क्या कहानी है उसकी। नादिर शाह खुरासान नाम का एक प्रांत है ईरान का, वहाँ पे पैदा हुआ था। उसके पिता पेशेवर से चमड़े का काम करते थे जी लेकिन नादिर शाह सेना में भर्ती हो गया। सैफविद उस टाइम डायनेस्टी थी जो ईरान में राज कर रही थी जी और अपने टैलेंट के बल पे वो ऊंचे पदों पे पहुंचा। उसने ऑटोमन एम्पायर जो टर्की में था उसके खिलाफ युद्ध में हिस्सा लिया और खुद नेपाल ईरान के अंदर काफ़ी उस टाइम स्थिति जो थी वो ख़राब थी, उसमें भी उसने काफ़ी काम किया, इसलिए उसको ऊंचा पद मिला। और बाद में फिर 1736 में उसने जो सैफविद बादशाह था उसको हटा के और ख़ुद वो ईरान का बादशाह बन गया। जी धार्मिक तौर पे वो मुसलमान धर्म में सुन्नी जो संप्रदाय है उससे संबंध रखता था। उसका भारत के साथ संबंध ऐसे बनता है कि मुगल अपने आप को हमेशा सेंट्रल एशिया से मानते थे। जी वो अपनी डायनेस्टी को तिमरिद डायनेस्टी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि वो तैमूर के वंशज, और तैमूर का जो है संबंध वो मानते हैं दोनों तरफ, एक तरफ टर्की से और दूसरी तरफ चंगेज़ खान से, मंगोल से था। इन दोनों के मिलने से तैमूरिद खानदान का और बाबर का जैसे उसकी डेथ तो आगरा में हुई लेकिन उसको दफन किया गया था काबुल में। जी और बाद में भी मुग़ल बादशाह काबुल वगैरह में काफ़ी संसाधन लगाते रहे। वहाँ का जैसे बहुत बड़ा बाज़ार औरंगजेब के समय में बनाया गया था, मतलब वो उसको अपनी जन्मस्थली मानते थे। जी और इस कारण से वो कांधार को अपना साम्राज्य का हिस्सा मानते थे। दूसरी तरफ ईरानी जो बादशाह होता था वो भी कांधार को अपना हिस्सा मानता था। तो नादिर शाह का और मुग़ल बादशाह का जो कंटेंशन जो शुरू होती है वो कांधार पे नादिर शाह के हमले से होती है, जिसको वो जीत लेता है। वो जीत इतनी आसान थी कि उसको लगा कि इसका तो और भी आगे बढ़ा जा सकता है। और उस समय भारत में जो था, उस समय दिल्ली में जो राज्य था वो था मोहम्मद शाह का, जो मोहम्मद शाह रंगीला। उसको रंगीला की उपाधि इसलिए लोगों ने दे रखी थी, वो एक तरह से मतलब उसके ऊपर व्यंग्य था लोगों का कि वो अपना ज़्यादा समय ऐशो आराम की बातों में गुजारता था, इसलिए उसको रंगीला की उपाधि दी जाती थी। और उसके बारे में कहा जाता था कि बादशाह आलम दिल्ली ता पालम, मतलब वो इतना बड़ा नाम तो वो अपने आप को बादशाह आलम यानी सारी दुनिया का, दिल्ली और पालम में ही था, लेकिन असलियत में उसका राज दिल्ली से शुरू होता है और पालम में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसके जो दरबारी थे वो ही आपस में बहुत लड़ रहे थे। अच्छा। और इसका फ़ायदा नादिर शाह ने उठाने की सोची। शुरू में नादिर शाह ने सोचा था कि वो कुछ इससे पैसे ऐंठ लेगा। जी तो उसने अपना दूत भेजा। उस दूत को बहादुर शाह के मोहम्मद शाह के साथ मिलने का मौका नहीं दिया गया। कई महीने तक उसको ना तो वापस जाने दिया ना मिलने का मौका दिया। तो इन सब बातों से नादिर शाह था वो नाराज़ हो गया और उसने, पर मेन बात थी कि उसको पैसा चाहिए था और पैसा उसको भारत में दिख रहा था कि वो आसानी से ले सकता है। तो दिसंबर 1738 में जी वो काबुल से निकल के गजनी आ जाता है, क्योंकि उसके पास काबुल में इतना खाने पीने का सामान नहीं था कि उसकी सेना को भी और जो आम शहरी था दोनों का गुजारा चल सके। यहाँ से वो अपनी सेना को दो हिस्सों में बांटता है। एक उसका बेटा नसरुल्ला, जिसके नीचे वो उसको भेजता है खैबर दरिया के साथ साथ जो खैबर पास है उसके थ्रू, और वो खुद आता है चुब के थ्रू। जो मुग़ल गवर्नर था उस समय काबुल का, नासिर शाह, जी वो
पेशावर में था उस समय। वो उनका मुकाबला करने के लिए काबुल से जो खैबर पास के थ्रू रास्ता आता है उसके ऊपर अपनी सेना को लगाता है, लेकिन नादिर शाह उसके ऊपर पीछे से हमला करता है, पीछे से आगे हमला करता है और उसको मार देता है। जी। ये होता है जनवरी में, और उसके बाद वो लगभग 12 जनवरी को पेशावर से आगे निकलता है, नहीं दिसंबर में पेशावर से आगे निकलता है और लगभग 12 जनवरी तक वो इंडस रिवर को पार कर जाता है। तो ये जब वो चल रहा है इतनी तेज़ी से, तो दिल्ली की क्या हालत थी वो जानना बहुत ज़रूरी है। इस बात का अंदाज़ा सबको नवंबर दिसंबर में ही हो गया था कि नादिर शाह का इरादा नवंबर दिसंबर 1738 में ये सबको भारत आएगा कि वो भारत पे हमला करने की सोच रहा है। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला का तो उसके तो स्वभाव में ही नहीं था युद्ध क्षेत्र में काम करना। उसका जो वज़ीर था इमादुल मुल्क कमरुद्दीन था, तो वो बहादुर, लेकिन ये आपस में जो 3 प्रमुख थे, इमादुल मुल्क, निज़ामुल मुल्क यानी कि उसका जो वकील था, और बुरहानुल मुल्क जो उसका मेन सूबेदार था अवध का, सादत खान, ये आपस में 3 फैक्शन इनके बने हुए थे और ये आपस में लड़ रहे थे। तो ये कोई सा नहीं चाहता था कि दूसरे को आगे बढ़ने का। लेकिन फिर भी जनवरी के शुरू में, यानी कि नादिर शाह के लाहौर पहुंचने से पहले ही मोहम्मद शाह रंगीला इन तीनों को 1 करोड़ रुपया देता है और कहता है कि जी आप जाइए और उसका मुकाबला कीजिए। उससे पहले जो लाहौर में इनका गवर्नर था जकारिया खान, उसने भी मैसेज भेजा था कि भाई मेरे बस की बात नहीं है नादिर शाह से लड़ना, तो कुछ मेरी मदद कीजिए। लेकिन जो इसका वज़ीर था इमादुल मुल्क कमरुद्दीन, उसने बोला ये ऐसी कहानियाँ किसी और को सुनाना। कहने का मतलब ये है कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था जी। साम्राज्य को बचाने में। ये लोग दिल्ली से निकलते हैं जनवरी में लगभग 2 जनवरी को, और लगभग 10-11 जनवरी को पानीपत पहुंचते हैं, यानी 8 दिन लेते हैं। जब अकबर के समय में 8 दिन में वो सिरिंद को पार कर जाते हैं, अगर सेना इधर को जा रही होती। मैं ये कंपैरिजन बता रहा हूँ कि कितनी बुरी हालत इनकी हो गई थी जी। वहाँ पे ये 10-12 दिन रुकते हैं और उसके बाद जाके करनाल में डिफेंस लेते हैं। फिर भी ये करनाल में लगभग 10-12 फरवरी तक तैयारी कर लेते हैं। जब बैटल ऑफ करनाल उसी को, हाँ, तो ये मतलब सेटिंग बनती है। ये समय है जब नादिर शाह लाहौर से निकला है, उसने अभी तक सतलुज नदी पार नहीं की है। तो इतना लेट होने के बाद भी ये समय रहते पहुंच गए हैं और तैयार हो गए हैं। और इनके पास संख्या बल बहुत है, लगभग 75,000 तो इनके पास कैवलरी है, इन्फेंट्री बहुत है, 4-1 लाख तो इनके साथ वो कैंप फॉलोअर, वैसे जो लोग दिल्ली से उठ के साथ चल गए थे वो हैं। ये लगभग 10 लाख लोग। मोहम्मद शाह रंगीला की फौज थी जी 10 लाख लोगों। इनमें से आप कह सकते हो कि 1.25 लाख फौज थी, बाकी उनके साथ। उस समय फौजों में राशन वाशन पहुंचाने के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, तो इसलिए हर एक सेना के साथ लगभग दुगने आदमी तो होते ही थे। यानी अगर एक सैनिक है तो पीछे रसद पहुंचाने वाले 2 होंगे। लेकिन ये जो मोहम्मद शाह रंगीला की फ़ौज थी, ये तो रंगीली फ़ौज थी, तो इसमें तो एक सैनिक के पीछे 4-5 थे। और ये सारे उस समय जो ये अपनी आजकल वेस्टर्न यमुना कनाल है, अभी तो ये है वेस्ट ऑफ करनाल, इसकी जो अलाइनमेंट है, करनाल इसके ईस्ट में आता है जी। तो अभी तो वेस्टर्न यमुना कनाल के जो है वो करनाल के वेस्ट में बहती है जी। उस समय इसको अली मर्दान कनाल कहते थे, जो कुंजपुरा और करनाल के बीच से निकलती थी, यानी ईस्ट से निकलती थी जी। करनाल, उसके बाद अली मर्दान कनाल और उसके बाद यमुना। तो इन्होंने करनाल और अली मर्दान कनाल के बीच में एक गोल चक्कर बनाया, लगभग 12 मील का जिसका घेरा था, और उसके अंदर इन्होंने डिफेंस ले लिया। इनके सैनिक इतने थे कि लगभग हर एक 1 गज के ऊपर, यानी हर एक 3 फुट पे एक सैनिक खड़ा हो सकता था। 3000 इनके पास तोपें थी, तो 2000 हाथी थे,
दूसरी तरफ नादिर शाह के पास कुल मिला के 55,000 सैनिक थे अच्छा जी। और 1 लाख उसमें उसके भी पीछे कैंप फॉलोअर थे जो आ रहे थे। लेकिन खास बात यह है कि इस 55,000 में सिर्फ घुड़सवार सेना थी और ऊंट सवार आर्टिलरी थी। ऊंट सवार आर्टिलरी जो थी वो शोर बहुत मचाती थी, सूत्रनाल कहते थे उसको। तो वो गन जब फायर करती थी तो धुआं बहुत उठता था, धमाका बड़ा होता था। सीधा निशाना भी अचूक लगता होगा? ना ना, निशाना उसके 100 मीटर पे जाके गिर जाता था। अच्छा। आज के दिन भी हमारी फौज में एक वो मजाक चलता है शुतरी छोड़ना, उसको मतलब शुतरी छोड़ना कहते थे कि धमाका कर दिया। तो आजकल भी कहते हैं कि कोई नए जो सैनिक है उनको टेस्ट करना है तो उधर शुतरी छोड़ दो, शुतरी छोड़ दो और वो फिर उनको देखो वो क्या करते हैं जी। तो उनमें से ज़्यादातर एकदम से बेचैन हो जाएंगे, कोई फायर खोल देगा। मतलब जो कच्चा सैनिक होता है वो शुतरी, आज के दिन भी ये मजाक है। तो ये शुत्रनाल होती थी जो असल में कोई नुकसान ज़्यादा नहीं पहुंचाती थी, लेकिन वो थी उसके नादिर शाह के पास जी। उसके मुकाबले में इन लोगों के पास हर किस्म की सेना थी, घुड़सवार भी थे, पैदल भी थे, 3,000 तोपें थी इनके पास और अपना इलाका था, डिफेंस ले लिया था अच्छी। वो एक तरफ नहर थी, एक तरफ शहर था, दोनों के बीच में गोला बना हुआ, खाई खोद ली थी, मंडेर बना लिए थे, उसके पीछे सैनिक लग गए थे। तो ये अगर अपनी जगह पे डटे भी रहते जी तो भी ये जीत जाते। लेकिन यही फ़र्क होता है एक अनुभवी कमांडर और एक नौसिखियों में। ये नौसिखिए थे, नादिर शाह अनुभवी था। तो उसके जो कुर्द जो आज के दिन भी इराक में हैं वो लोग, और आज के दिन भी वो लड़ रहे हैं, वो बड़े अच्छे सैनिक रहे हैं। तो इसके जो सबसे आगे वाला दस्ता होता था वो उन कुर्दों का होता था। तो उन कुर्दों ने 11 फरवरी को इनका अंदाज़ा लगा लिया कि मुग़लों का, कि ये मुग़ल कहाँ पे हैं कहाँ नहीं। और 12 फरवरी को ये कुर्द करनाल से आगे निकल के आ गए पानीपत तक जी। और नादिर शाह खुद आ गया कुंजपुरा और यमुना के बीच में जी। अब एक इसका जो बुरहानुल मुल्क नाम का जो कमांडर था, अवध का जो सूबेदार था मुहम्मद शाह रंगीला का, वो अभी तक नहीं पहुंचा था। अच्छा। तो वो 22 फरवरी को आता है जी। दिल्ली की तरफ से। वो आया था अवध से यानी लखनऊ से जी। और आता है वो पहले दिल्ली के पास आता है। दिल्ली में नहीं घुसता, लगभग बादली की सराय के आसपास से वो घुसता जी, ऊपर को चल पड़ता है, नॉर्थ को चल पड़ता है करनाल की तरफ। तो वो अपनी जो उसके ऊंट थे जिनके ऊपर उसका सामान लदा हुआ था, वो उससे एक दिन पीछे चल रहे थे। 22 तारीख को ये पहुंच जाता है करनाल और इसके ऊंट हैं अब पानीपत के आसपास और वहाँ पे वो कुर्द इनको लूट लेते हैं जी। इसके ऊँटों को, जो ऊँटों के वो जो होते हैं उनको पकड़ के नकेल उनकी, और कहते हैं मुगल फौज का सेनापति लूट लेता है जी इनके ऊँटों को। नादिर शाह के, नादिर शाह कुर्द जो थे ना उसके, जो जिसको हरावल कहते हैं, आगे वाला दस्ता जो पानीपत के आसपास आ चुका था, तो वो इनके ऊँटों को पकड़ ले जाते हैं, लूट के मतलब उनको सामान समेत पकड़ ले जाते हैं नादिर शाह के कैंप। तो इस बात से ये सादत खान को जब पता लगता है, ये बैठे एक वो मीटिंग चल रही है, रंगीला बैठा है, निज़ामुल मुल्क, इमादुल मुल्क बैठा है, तो ये एकदम भड़क जाता है सादत खान बुरहानुल, और ये कहता है मैं अभी हमला कर रहा हूँ। और ये वहाँ से उठ के चल पड़ता है। इसके साथ 20,000 सैनिक आए थे, उनमें से लगभग 6,000 उस टाइम तैयार हुए, क्योंकि बाकी तो थके हुए थे, पानीपत से लेके और करनाल तक का उन्होंने अभी सफ़र पूरा किया था। लेकिन ये किसी की नहीं सुनता और चल पड़ता है। नादिर शाह जो था वो किसी ऐसे मौके की तलाश कर रहा था कि ये किसी ढंग से अपना जो इन्होंने वो डिफेंस का घेरा बनाया वो उससे बाहर निकलें और मैं इनको देख लूँ। फिर तो ये जैसे ही बाहर निकलता है, वो नादिर शाह के सैनिक डर के भागने की दिखावा करते हैं जी। और ये उनके पीछे पीछे जाता है। कमरुद्दीन जो था इमादुद्दौला देश का वजीर,
वो इसके पीछे पीछे आ रहा है। तो एक तरह से जैसे भी आप आगे गए लठ लेके, मैं आपके पीछे पीछे लठ के लेके आ रहा हूँ, एक तीसरा हमारा साथी हमारे पीछे पीछे आ रहा है, सामने 2 लठैत खड़े हैं, वो एक एक करके हम कर देंगे जी। यही बात होती है, सिंपल शब्दों में यही बात होती है कि ये एक एक करके और उसके नादिर शाह के जाल में फंसते जाते हैं और वो इनको मारता जाता है। ये दोपहर को काम शुरू होता है 1 बजे के आसपास और शाम होते होते मामला डिसाइड हो जाता है। 6000 तक साफ कर देता है जी। वो लगभग इनके 17,500-18 हज़ार मुगल सैनिकों को मार देता है और ये घबरा जाते हैं और अगले दिन ये उसके पास समझौते के लिए पेश हो जाते हैं। यानी कि बहुत ही कमज़ोर शासक था जी मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला कमज़ोर था, उसके जो पूरा मंत्रिमंडल था वो कमज़ोर था, पूरा एक तरह से पूरा उनकी व्यवस्था कमज़ोर हो चुकी थी। और नादिर शाह का तो नाम है, मेरे ख्याल में कोई और भी आता 2 थप्पड़ मारता और वो ले जाता। तो इसके बाद फिर बात यहीं ख़त्म नहीं होती, इनका फिर क्या होता है, इंटरनल पॉलिटिक्स, अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली, वो ख़त्म नहीं होती है। जी।